हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज सेकेंड चैप्टर देखेंगे। ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा मोशन, कि मोशन कितने टाइप का है और मोशन के साथ साथ वेलोसिटी, स्पीड, ये सब। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि मोशन, व्हाट कॉजेज मोशन, मोशन किस चीज़ के कारण कॉज होता है, कैसे, क्यों होता है। जैसे मोस्टली केस में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में ला देते हैं तो कुछ देर ग्राउंड पर चलने के बाद रुक जाता है। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस इट स्टॉप्स। लेकिन अपने आप कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है। मोशन, इफ सो व्हाट द नेचर ऑफ कॉज, जो कॉज है मोशन का उसका नेचर क्या है। यहाँ पर फोर्स मोशन को कॉज करता है। और फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम मोशन लाना, रेस्ट में है, मोशन में लाना चाहते हैं तो उसको हम पुल करते हैं, खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, पुलिंग, या पुश करते हैं, अपने से दूर उसको धकेलते हैं। तो इस तरह से मोशन होता है। तो ये पुश और पुल फोर्स है। वैसे डिफाइन किया जाता है कि फोर्स हमेशा मोशन कॉज नहीं करता है, लेकिन उसका कोशिश करता है मोशन कॉज करने का। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन, रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो मोशन में आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो मोशन में नहीं आएगा फोर्स लगाने पर। या जो ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है, जैसे कोई साइकिलिस्ट जा रहा है, अगर पीछे से उस पर हम पुश कर देंगे तो उसका स्पीड या वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो ये इंक्रीज कर सकता है वेलोसिटी को। पीछे से उसको अगर हम खींचेंगे उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और उस पर फोर्स लगाएंगे तो मोशन में आ सकता है। तो रेस्ट में ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है और मोशन को फास्ट भी कर सकता है फोर्स, या स्लो भी कर सकता है। इसमें है साथ ही फोर्स शेप भी चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट का। अगर बैलून है, बैलून के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, प्रेशर डालेंगे, दबाएंगे दोनों तरफ से, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच खींचेंगे, दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा। या दबा देंगे, कंप्रेस करेंगे तो उसका लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है। फोर्स एक रेस्ट में ऑब्जेक्ट है, उसको मोशन में ला सकता है, या मोशन में ऑब्जेक्ट उसको रेस्ट में भी ला सकता है। अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, अप्लाई कर दिया जाता है तो रेस्ट में भी ला सकता है, या उसको इंक्रीज भी कर सकता है, मोशन को डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये सब फोर्स का इफेक्ट है। और ये डिफाइन भी इस टाइप से भी किया जाता है। फोर्स इज एन एजेंट व्हिच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो रेस्ट या मोशन का स्टेट को बदलने की कोशिश करता है, या बदल भी सकता है, कभी कभी बदलने की कोशिश भी करता है, चेंज नहीं हो पाता है। अब हम देखेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। टेबल पर हम एक वुडन ब्लॉक रख देते हैं और वुडन ब्लॉक में दोनों तरफ से स्ट्रिंग के थ्रू फोर्स लगाते हैं। अगर दोनों ही तरफ से इक्वल फोर्स लगाएंगे, ये वुडन ब्लॉक मोशन में नहीं आएगा, रेस्ट में ही रहेगा।
तो ये बैलेंस्ड फोर्स है। तो बैलेंस्ड फोर्स का इफेक्ट नहीं होता है, तो जितना फोर्स हमने राइट की तरफ लगाया उतना ही लेफ्ट की तरफ लगा दिया, ये बैलेंस्ड फोर्स है। अगर एक ही साइड से हम फोर्स लगाते हैं तो मोशन में आ जाएगा, राइट की ओर लगाएंगे तो राइट की ओर मोशन में आ जाएगा, लेफ्ट से लगाएंगे तो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो बैलेंस्ड फोर्स के कारण कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि टू फोर्स, व्हेन टू फोर्स एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर इक्वल, देन दे आर बैलेंस्ड फोर्स। तब ये बैलेंस्ड फोर्स होगा, उसका कोई इफेक्ट भी नहीं हुआ बैलेंस्ड फोर्स का। बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स अगर लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर तब उसमें मोशन आता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक भारी बॉक्स है जिस पर कुछ बच्चे उसको फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो मोशन में बॉक्स नहीं आ रहा है। फोर्स तो लगता है लेकिन वो मोशन में नहीं आ रहा है। इसका कॉज ये है कि ये बॉक्स के बॉटम और इसके नीचे ग्राउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसको अपोज कर रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। जिस डायरेक्शन में लगाया जाता है मोशन कॉज करने की कोशिश की जाती है, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉज करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे वुडन ब्लॉक है, हम इस पर इधर राइट के डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएंगे, राइट डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ काम करने लगेगा, अपोज करेगा। अगर इस फोर्स का डायरेक्शन हम बदल देते हैं, इस पर फोर्स और हम लेफ्ट की डायरेक्शन में लगाते हैं, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइट की तरफ काम करने लगेगा। ऑलवेज, हमेशा अपोज करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन का। इसलिए जब इस पर बॉक्स पर फोर्स लगाया जाता है तो ये मोशन में नहीं आता है, लेकिन जब फोर्स को बढ़ा दिया जाएगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से जो बाहरी फोर्स, ये अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाएगा तो ये बॉक्स मूव करने लगेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसी भी दो सरफेस के बीच में पाया ही जाता है, लेकिन कहीं पर ज़्यादा होता है रफ सरफेस। दो सरफेस जो कांटेक्ट में है, दोनों अगर रफ सरफेस है, जितना रफ रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही अधिक होगा, और जितना ही स्मूथ सरफेस होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स को हम कम करने के लिए भी कभी कम करने का जरूरत पड़ता है, कभी बढ़ाने का भी जरूरत पड़ता है। इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अच्छा भी है और खराब भी है। खराब इसलिए हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण या फ्रिक्शनल फोर्स के कारण अगर रोड पर हमारे साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल, कोई कार, तो उसका जो टायर है वो रब हो जाता है, घिस जाता है। साथ ही साथ कोई भी किसी भी मशीन का जो मूविंग पार्ट होता है वो रब होता है, साथ ही उसमें हीट जनरेट होता है फ्रिक्शन के कारण, और वो डैमेज भी होता है। फ्रिक्शन के कारण एनर्जी भी खर्च होता है, एवरी टाइप ऑफ मोशन कॉज करने के लिए एनर्जी भी खर्च होता है। तो ये इस तरह से एक एविल है ये, लेकिन अच्छा भी है। अच्छा इस सेंस में है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सपोर्ट लेकर के ही मोस्टली मोशन भी होता है। और कोई भी गाड़ी में अगर हम ब्रेक लगाते हैं, अगर बस है, बस में ब्रेक लगाते हैं तो रुक जाती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण वो रुक जाती है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ब्रेक लगाने से भी गाड़ी नहीं रुकेगी, चलती ही चली जाएगी। साथ ही साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो हम पेन को भी, पेंसिल को भी पकड़ नहीं सकते हैं, वो स्लिप कर जाएगा, बहुत सारा कठिनाई हो जाएगा। रोड पर हम चल भी नहीं पाएंगे, रोड पर चलने के लिए भी हम लोग अपने पैर से पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं और उसका जो रिएक्शन फोर्स मिलता है उससे हम लोग चल पाते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जरूरी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कभी कभी जैसे अगर टायर है, टायर में फोर्स अगर फ्रिक्शन कम हो जाता है, अगर स्मूथ हो जाता है घिस करके टायर, तो गाड़ी स्लिप करने का डर रहता है। और कहीं कहीं पर रोड पर भी स्लिपरी होता है, कहीं पानी बरस जाने पर या कहीं कच्चा रोड रहने से, अगर कच्चा मिट्टी वहाँ पर गीली मिट्टी है तो वहाँ पर फिसलने का डर है, क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। और टायर अगर घिस जाता है तो उसको फिसलने का डर होता है। और टायर में जो है ग्रुप्स लगा रहता है, ग्रुप्स लगा रहता है, और इस ग्रुप्स के कारण
टायर ये जो है फिसलता नहीं है, इसलिए जो कुछ गाड़ियां हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह है उसका ग्रुप्स बड़ा होता है और इससे वो आसानी से जो है कच्ची रोड पर भी चल पाता है। तो फ्रिक्शन जरूरी भी है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि एक शुरू में ये माना जाता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचर होता है कि वो रेस्ट में रहने का, लेकिन क्योंकि मोस्टली केस में हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर ग्राउंड पर भी हम लोग थ्रो करते हैं तो कुछ देर के बाद रुक जाता है, लेकिन गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया और उसे ये प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है। इसके लिए वो इंक्लाइन प्लेन लिया और इंक्लाइन प्लेन से पर एक मार्बल को रोल किया और दूसरी तरफ भी एक इंक्लाइन प्लेन जो ऊपर की ओर था। तो देखा गया कि फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन स्लोप पर जितना हाइट पर से मार्बल चलता है लगभग उतना हाइट दूसरी तरफ ये अचीव कर लेता है, लेकिन दूसरे तरफ के स्लोप को कम किया गया तो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करता गया, लास्ट में उसको प्लेन कर दिया गया। तो प्लेन करने पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, हालांकि ये पूरा इन्फिनिट चलता ही नहीं रहा क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। गैलीलियो ने कहा कि नहीं, अगर दूसरे प्लेन को प्लेन कर दिया जाए, स्लोप को ख़त्म कर दिया जाए और अगर फ्रिक्शन भी ख़त्म कर दिया जाए तो ये चलता ही चला जाएगा और इसलिए कोई फोर्स का इस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर फोर्स नहीं लगाया जाता है तो मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करता ही रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो इस तरह से इसको गैलीलियो ने प्रूव कर दिया कि अनबैलेंस्ड फोर्स का ज़रूरत नहीं है, अगर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो वो मोशन में ही रहेगा। और इसी को जो है न्यूटन ने भी आगे चल करके स्टडी किया और वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया, जिसमें है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। हम लोग आगे अब नेक्स्ट में क्लास में देखेंगे।